तो हाय गाइस, मैं आपके लिए और एक नई लव स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आप सुनते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसका नाम है महिंद्रा मूमल प्रेम कहानी। तो बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा बीसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलते का पुत्र महिंद्रा व हमीर हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते खाते पीते शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करने समय एक हिरन का पीछा करते करते दूर लोंद्रोवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरन अपनी जान बचा के काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच कि बेचारे हिरन ने जल शरण ली, ये अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के पास एक पार उन्हें एक समुद्र बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान रास्ते में इतना सुहावना स्थान देख लोगों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया और इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों ने आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नकलीस्थान, क्योंकि अभी एक दो दोनों ने ऐसे नकली स्थानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। इनकी आवाज़ें सुन मेरी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांककर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौंगे तब तक तनी हुए मूछें, छोटी छाती और मांसल भुजाओं लादे को खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व सन के रहने खान का इंतजार करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत पर के लगते थे, शायद रास्ता भूल गए। इनकी अच्छी खातिरदारी करा। मुगल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमारे अमीर ने अपना व महिंद्रा का परिचय किया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो। ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेंढी किसकी है और हम किस सुलसिनी के मेहमान हैं। मुगल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मुगल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मुगल जो जंग पैरी मुगल के नाम पर पूरे माठ जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप में यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी के कलकल पर गा रही है। यह झरोखेदार मेंढी
और सुंदर बाग उसी मुगल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों का आप मुगल के बारे में क्या पूछते हैं? उनके लिए उनके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में जाती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छुप जाता है। उनकी मेहंदी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप लिया हुआ ये रोज आंखों में कस्तूरी कुटी जाती है। मन मन में दूध के वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। मुगल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखड़ कुंवारी मुगल पुरुषों से दूर अपनी ही रंग में डूब रहती है। इसमें एक खूबसूरत बहादुर गुणी धनवान राजा राजकुमार मुगल की शादी करने वाला, पर मुगल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मुगल के प्रण में रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही दूर में मुगल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मुगल ने बुलाया है। हमारे लिए अमीर ने अपने साले को महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हामिद से कहा, पहले आप हामिद को मेंढी से पास छोड़। सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मुगल आपका इंतजार कर रही है। अमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका दोस्त रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते में बैठा दिखाई दिया। अमीर ने सोचा, मुगल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस चौक से निकल गया। आबिर और महेंद्रा आपस में बात करते तक एक मुगल ने की सहेली आ गई और महेंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मुगल का आपका इंतजार कर रही है। महेंद्रा ने उसका अंगर का पर हाथ में भाला ने सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी आमिर की शरत चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आने उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा हुआ बाहर निकल आया। महेंद्रा उस देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि मुगल पर उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूरे से भरे उस अजगर का भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापते हुए जैसे पानी में भाला डाला तो ठन की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि उसे वह पानी में समझ रहा था कि वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार पर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मुगल की मेंढी से प्रवेश हुआ। आगे मुगल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ने ठिठक लगाया। मुमल ऐसे लग रही थी कि जैसे काले बादल में बिजली चमकी। वो खड़ी एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काले नागिन सिर में जमीन पर लौटे रही हो। चश्मे की डाल जैसी कलाइयाँ
बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी कि जैसे बड़े बड़े प्यारों को पहले पहले तो तुम्हें कुंदन जैसा बटन का रंग वक्ष जैसे वो किसी सांचे में ढल रही है, पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा है। मुगल का यह रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास का निकल पड़ा। वह किसी मंदिर की जैसी मूर्ति होने की और न किसी राजा के गनवार में ऐसा रूप देखा होगा। महिंद्रा को मुगल का ठसा हुआ देखता ही रह गया। उसकी नजरें में मुगल के चेहरे पर एकाएक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मुगल मन से कह रही थी, क्या तेज इस नौजवान चेहरे पर और नयन का गठन है। दोनों की नजरें आपस में ऐसी गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रह सकी। आखिर मुगल ने अपने नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह निकल कर आ गया। इधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो सोच रही इतनी नींद नहीं आए। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा को मुगल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मुगल ने यह कह मैं फिर आऊँगा, मुगल बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। आमिर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य में अमरकोट मुगल के पास आकर मिलने के वादा कर महिंद्रा को अमरकोट के लिए रवाना हो गया। पर पूरे रास्ते में उसे मुगल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला रहा था कि मारी माड़ेची ए मुगल हालेनी अमराने देश, मेरी मांड देश की मुगल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महिंद्रा अमरकोट पहुंचने चला। वहाँ उसका दिन को किसी तरह कट जाता, पर शाम होते मुगल की यह मुगल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता तो उसकी मुगल की और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता था कि लोदड़े पहुँच पर मुगल के मिल जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोलों के ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लौंड्रवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायगढ़ मामू ऊँट चलाने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले के लिए एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और उसे आसानी से रात की नौतरवाज ले जाकर वापस सुबह होने तक से पहले को ला सकता है। फिर क्या? रामू राय का रोज शाम के चीतल ऊँट को दे सजाकर महिंद्रा के पास ले आता और महिंद्रा चीतल पर सवार कर एंड लगा लोद्रवा मुगल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर महिंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने पर उसके अमरकोट पहुंचता। महिंद्रा विवाहित था, उसके साथ पत्नी थी। मुगल के पास वो वापस आने पर वो सबसे छोटी पत्नी के पास आकर जो जाता, इस तरफ कोई 7-8 महीनों तक उसकी कई दिनचर्या लगती रहती थी। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से भी मिला तक नहीं। इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करती लगी और एक दिन
जाकर उस बार पर उन्होंने अपनी सास को जाकर शिकायत दी। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका तो उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को अब उनके पास जाने से मत रोको। तक महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात कर कोई 7-8 महीने तक हो गई। वह 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 कब कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा विल्सन को बताई। चंदूर विल्सन ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसके क्या पूछकर खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब वो रात के आखिर प्रलप महेंद्र में आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, जिसमें पानी टपक रहा होता है। चंदूर विसलगे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपकने वाली को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। बहुत ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसल के सामने हाजिर किया। बिसलगे के पानी चख कर कहा कि यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मुगल की मेंढी से उसके पास जाता होगा। महेंद्र की बातें महेंद्र की सासों पत्नियों को तो मुगल का नाम सुनकर ऐसा आगे लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर दी कि पता लगाया कि महेंद्र वहाँ जाता है कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र शीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मुगल के पास जाता है तो दूसरे दिन दोनों ने शीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मुगल के आसपास न जाने पाए। रात होते ही जब रामू रायटा शीतल लेकर नदी आया तो महेंद्र उसके घर पर गया। वहाँ उसे पता चला कि शीतल की व उनकी पत्नियों को पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से शीतल जैसा दूसरा ऊंट मंगवाया। रामू ने कहा उसके ढोले में एक तेज दौड़ने वाली एक तोतरी थोड़ी ऊँटनी है, जो तो सही पर कम उम्र होने पे चलते तक शीतल जैसी सुलझी हुई है, अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए पर ध्यान रखें उसके आगे चाबुक ऊंचा न करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्र तोरती पर सवार को लोंद्रवा के लिए रवाना होने लगा, पर मुगल ने उस मिलने की बेचैनी पर उस चलते वह भूल गया कि चाबुक जैसा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही दौड़ी ने एंड लगाई और झरपट भागने लगी। अंधेरी रातों में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चल रहा था कि वहाँ पहुँच का। छोटी को देर में महेंद्र को एक झोपड़े में दिया जलता नगर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह नोंदरवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोग पहुँचा तब वह रात का तीसरा प्रलय बीत चुका था। मुगल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेंढी को तीना चल चलना था। उसने दिन के मुगल की बहन सुमन भी मेंढी में आई थी।
दोनों ने बात करते करते आंखों लग रही थी, इसीलिए मेंढी के साथ दोनों बंधुओं ने देर देर रात तक खेले गए। खेले खेले में सुमन ने खेल में पुरुषों के कपड़े पर पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मुगल के पलंग पर उसके हाथ सो गई। महिंद्रा मुगल की मेंढी पहुंचा। सीढ़ियाँ चढ़ उस जैसे ही मुगल के कक्ष में घुसा और पूछा कि मुगल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा का तो लगा जैसे उसके एक हाथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा कर चाबुक कोई गिर पड़ा और वह जिन जिन पैरों से आता था उन्हीं पैरों से चुपचाप बिना किसी कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मुगल के लिए वह प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार था, वह मुगल ऐसी निकली कि जिसके लिए वह कोसों दूर आया हो वहाँ पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मुगल की नज़र में महिंद्रा से हाथ के छोटे ताबू पर बड़ी। वो समझ गई कि महिंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज़ होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मुगल महिंद्रा को इंतज़ार करती रही। वह तो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, पर महिंद्रा नहीं आया। मुगल उनके वियोग में खिफी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना वो छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा की कई चिट्ठियाँ लिखी, पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियाँ महिंद्रा के पहुँचने नहीं दी। आखिर मुगल ने एक ढोली गायक को बुला लिया, महिंद्रा के पास भेजा। उस पर भी महिंद्रा ने नहीं मिलने का दिया, पर वह किसी तरह महिंद्रा से महल के पास पहुंचकर कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली में मांग राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोड़ा रान, यह धरती धुंधली, तेरी मुगल रानी है उदास मुगल के बुलावे पर। असल प्रीतम महिंद्रा अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गई मांड सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मुगल ने उस दिनों तक को तो रूप का लोभी और वह भी वासना की क्रीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उन रात उसका चरित्र देख लिया है, जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है, जिसके साथ है मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा बातों को सारी बातें सुनकर मुगल के पैरों तक की जमीन की खिंच गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मुगल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके एक कलंक लगेगा। उसके लिए तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया, ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल सकता बहम दूर किया जा सके। तक कलंकिनी नहीं है और उसने सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मुगल के आने पर मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा, शायद मुगल पवित्र के लगता है, मुझे भी कोई अफल पहली हो गई। और उसने मुगल को संदेश भिजवाया कि वह उसके सुबह मिलने आएगा। मुगल को इन संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखे मुगल मुझसे कितना प्यार करती है। तो सुबह उसने अपनी नौकर से शिकायत कर मुगल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मुगल के डेरे पर पहुंचा और लगने लगा कि महिंद्रा को रात में काले नाग से
डस लिया जिसकी उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह में कितना सुनते ही मुगल पछाड़ कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसने प्राण पखेर उड़ गए। महेंद्र को तो जब मुगल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर ऐसी वक्त पागल हो गई और सारी उम्र हाय हाय मारी प्यारी मुगल कहता पिछड़ता रहा। तो कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए। तो चलो ये कहानी यहीं समाप्त होती है।